Uh, Good morning, everyone, and welcome to the 25th edition of Urban Update and All India Institute of Local Self-Government's webinar series, e-Dialogues. Today's webinar is on the topic of empowering women by building skills and entrepreneurship, which is a very important concept as people are becoming more and more aware of the need of integrating women into the entrepreneurial sector to improve their status in the society. In this regard, the government of India has worked extensively and has launched a number of projects like the Ujjwala scheme, the Beti Bachao and the Beti Padhao, and the Nirbhaya scheme. However, I think it is time now to, we should make aware women of how they can be included in the entrepreneurial sector and how they can utilize the opportunities that we have available there. To discuss these issues, we have with us an amazing panel of experts. I would first like to invite Mr. Changani as the first speaker, who is from to present his views on the topic. Mr. Changani is presently working at the Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization in the Bioprocessing and Herbal Division. With over 22 years of experience of research in various sectors, he has published 4 of his research papers in international journals. In view of his work through the years, he has been awarded with several recognitions, including the Mahatma Phule National Award for Rural Development and Nehru International Education Award. I request Sir to please present his views on the topic. सभी को मेरा नमस्कार। क्या मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? जी सर। हाँ, मैं इस पर यही कहना चाहूंगा कि भारतीय समाज में महिलाओं को शक्ति स्वरूपा और शक्ति पुंज के रूप में माना जाता है। हमारे वेदों में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है। परंतु शास्त्रों में कुछ अलग लिखा है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में वेदों में कुछ अलग लिखा है, धरातल पर पिक्चर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। तभी तो 1947 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लिखा था कि देश में महिलाओं को आज भी सिर्फ संतान उत्पत्ति की मशीन माना जाता है, घर में पति की देखभाल, गृहस्थी की देखभाल करने का एक माध्यम माना जाता है। और जब तक महिलाओं की भागीदारी देश को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में नहीं होती, जब तक कुटीर उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी नहीं होती, तब तक ये देश आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। गांधी जी के इन विचारों को आने वाली सरकारों ने उतना नहीं अपनाया जितना अपनाना चाहिए था। तभी तो आज हम देखते हैं कि नीति आयोग की जो करंट रिपोर्ट है उसके अनुसार जीडीपी में, भारत की जो जीडीपी है उसमें महिलाओं का योगदान सिर्फ 22% है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 45-44% है। और महिलाओं की भागीदारी उद्यमिता में यदि हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नजर डालें तो 145 देशों के जो सूचकांक बना है उसमें 139वां नंबर महिलाओं का भारत का आता है। और भारत में यदि उद्योगों की स्थिति हम देखें तो 14% स्वामित्व महिलाओं वाले उद्योगों का है सिर्फ। तो ये एक सिनेरियो है इस देश में। मैं महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान में जो काम कर रहा हूं वो पंचगव्य आधारित उद्यमिता विकास पर काम कर रहा हूं और महिलाओं पर इस पर हमने काफी काम किया है, महिलाओं को उद्योग स्थापित करवाने की दिशा में। तो जैसा कि मैं कह रहा था, देश में आज भी जो परिस्थिति है वो बच्चियां अगर इस देश की देखें, हम लोग बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर्स जरूर देखते हैं, सरकारी अभियान देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह, पर जमीनी हकीकत इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि आज भी देश के कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर बच्चियां कुपोषण की शिकार हैं। आज भी हम देखते हैं कि महिलाओं को शौचालय जाने के लिए जंगलों में जाना पड़ता है। आज भी हम देख रहे हैं कि कई इलाके हमारे ऐसे हैं, जैसे महाराष्ट्र में ही जहां मैं काम करता हूं, गढ़चिरौली जिला है, वहां पर महिला नक्सलाइट आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है? व्हाट इज द सोल्यूशन? गवर्नमेंट पैकेजेस इसके लिए सोल्यूशन है?
बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट पैकेजेस कितने भी घोषित हो जाए, महिलाओं का एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट उसके द्वारा नहीं हो सकता। तो इसका एक ही उपाय है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। हमें टेक्नोलॉजीज को ले जाना पड़ेगा महिलाओं तक, उनको उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण देने पड़ेंगे। तो मैं इस इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ जिसका नाम है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारे भूतपूर्व निदेशक डॉक्टर आर के गुप्ता साहब यहाँ पर मौजूद है, जिनके मार्गदर्शन में हमने 3 साल तक काम किया। ये इंस्टीट्यूट पहले गांधी जी द्वारा एक स्थापना की गई थी ऑर्गेनाइजेशन की, ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ। वो ही आगे जाकर जमनालाल बजाज सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में बना। और बाद में जब एनडीए की गवर्नमेंट आई, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 18 करोड़ रुपए का फंड देकर इस जेबीसीआरआई इंस्टीट्यूट का नया नाम दिया, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, एमगिरी के रूप से देश भर में ये जाना जाता है। और 18 करोड़ रुपए में इसका रिवैम्पिंग हुआ आईआईटी दिल्ली द्वारा, और यहाँ पर नए इक्विपमेंट्स और नए सारे सुसज्जित किया गया लेबोरेटरीज को, नए यहाँ पर रिक्रूटमेंट हुए, हम लोग भी उसी में ज्वाइन हुए। और मैं जो काम देखता हूं वो पंचगव्य आधारित उद्यमिता विकास का है। पंचगव्य से आप यदि जानते हो तो देसी गाय से जो 5 चीजें मिलती है, दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र, इसमें से जो 3 चीजें हैं, दूध, दही और घी, इस पर तो डेयरी उद्योग के माध्यम से लोग पैसा कमाते हैं, परंतु गोमूत्र और गोबर ये भी एक पोटेंशियल रिसोर्स है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, अबंडेंटली और इजीली अवेलेबल होता है, परंतु जैसा इसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए वैसा आज तक हो नहीं पा रहा है। इसके लिए हम लोग आर&डी भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं। गोमूत्र के बारे में आयुर्वेद में काफी कुछ उल्लेख मिलता है, चरक संहिता, सश्रुत संहिता में कई बीमारियां ऐसी हैं जिनकी दवाइयों में, औषधियों में गोमूत्र का उपयोग होता है। मॉडर्न अगर रिसर्च हम लोग देखें तो एंटी माइक्रोबियल स्टडी पर काफी काम हुआ है। हमारे देश के कई आर&डी एसएनटी इंस्टीट्यूट्स है जिन्होंने गोमूत्र के इम्यूनोमॉड्यूलेटर एक्टिविटी, बायो एनहांसर एक्टिविटी, एंटी कैंसर एक्टिविटी पर भी यूएस पेटेंट लिए हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमने गोमूत्र के मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टीज को कंसिडर करते हुए हमारे इंस्टीट्यूट में कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। जैसे स्लाइड में आप देख सकते हैं, पहला ही प्रोडक्ट है फ्लोर क्लीनर। बाबा रामदेव जी ने, पतंजलि ने जो गोनाइल फिनाइल डेवलप किया है वो शायद 5-6 साल पहले डेवलप किया है, पर हमारे इंस्टीट्यूट में 10-11 साल पहले हम लोगों ने ये फिनाइल के रूप में, फ्लोर क्लीनर के रूप में डेवलप किया है, जिसमें गोमूत्र, नीम ऑयल वगैरह का उपयोग होता है। मैं आगे बताऊंगा आपको। गोबर और जड़ी बूटियों से मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल बनी है, धूप स्टिक है, इसके अलावा हेयर ऑयल है, फेस पैक पाउडर है, ट्रांसपेरेंट सोप है, शैम्पू है, हैंड वॉश है, और रेड टूथ पाउडर है। गोबर के कंडे हैं, हवन सामग्री में इस्तेमाल आ सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हमने अमृत पानी नाम से एक लिक्विड खाद तैयार किया है, और नीम, गोमूत्र, लहसुन से पेस्ट रिपेलेंट तैयार किया है। इसके डिटेल्स भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। ये जितने प्रोडक्ट्स हम लोगों ने डेवलप किए हैं, इनका स्टैंडर्डाइजेशन भी किया है, साथ में इनकी इफिकेसी स्टडी भी की है। इफिकेसी स्टडी में कुछ लेबोरेटरीज में एंटी माइक्रोबियल स्टडी जो हमारे यहाँ हो सकती वो की है, कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स हमने मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के कोलैबोरेशन में किए हैं। इस प्रकार से फुल प्रूफ ये प्रोडक्ट है। अभी एक एक प्रोडक्ट की बात करते हैं। जैसे गोमूत्र, नीम ऑयल और पाइन ऑयल, इससे हमने फ्लोर क्लीनर डेवलप किया है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये 22 रुपए पर लीटर आती है, और जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है ये इसको एमआरपी 60 रुपीज के साथ में से
इसमें जो स्मोक निकलता है मार्केट में, जो धूप बत्तियां हैं, उससे काफी हजारडस इफेक्ट्स देखने में आए हैं। हम लोगों ने हमारे यहाँ पर जो धूप स्टिक डेवलप की है उसमें गोबर और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, जैसे कपूर कचरी है, रक्त चंदन है, जटामांसी है, नागरमोथा है और राड़ है, गाय का घी है। ऐसे इंग्रेडिएंट्स लेकर हमने धूप स्टिक डेवलप की है। इसको जो डॉक्टर लोग सिरिंज इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन देने के लिए, उस सिरिंज के माध्यम से भी धूप बत्तियां बनाई जा सकती है, या हमने एक मशीन भी डेवलप की है। मार्केट में भी आजकल धूप बत्ती बनाने की मशीन अवेलेबल है। तो ये धूप बत्तियों का उद्योग सिरिंज से और मशीन से किया जा सकता है। इसमें मैंने अपने पीएचडी में नागपुर में एक नीरी ऑर्गेनाइजेशन है सीएसआईआर का, वहां पर इसकी कुछ स्टडी भी हमने की थी। जैसे धूप बत्ती है जो गोबर और जड़ी बूटियों गाय के घी से बनाई है, इसके स्मोक का एयरबॉर्न बैक्टीरिया पर क्या इफेक्ट होता है, एयरबॉर्न पैथोजेंस पर क्या इफेक्ट होता है, ये हमने स्टडी की थी। इसके अलावा आईसीपीएमएस जो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, उससे हमने देखा था कि इसके स्मोक में कौन कौन से एलिमेंट्स है। जीसीएमएस से हमने देखा कि इसके स्मोक में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और कुछ वॉलेंटियर्स लेकर हमने ट्रायल्स भी किए थे, ब्लड सैंपल लेकर। उसका जो सूडो एसिटिल खोलिन एस्टरेज एंजाइम जो नर्वस सिस्टम में सिक्रेट होता है, तो हमारी जो आयुर्वेदिक धूप स्टिक है उसका सूडो एसिटिल खोलिन एस्टरेज एंजाइम पर क्या फर्क पड़ता है। तो उससे हमें ये पता चला कि बिल्कुल भी ये टॉक्सिक इफेक्ट्स इसका नर्वस सिस्टम पर ह्यूमन बीइंग के होता नहीं है। तो इस प्रकार से ये धूप बत्ती पर हमने काफी कुछ स्टडी करवाई है। और मार्केट में जो धूप बत्तियां हैं वो कंपनियां सिर्फ यही क्लेम करती है कि इससे वातावरण बहुत बढ़िया होगा, सुगंध बहुत बढ़िया आएगी, परंतु साइंटिफिक स्टडी इस प्रकार से किसी कंपनी ने अपनी धूप बत्ती पर नहीं करवाई है। इसके अलावा हमने मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल्स भी डेवलप की है महिलाओं के लिए। आप देख सकते हैं कि महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसको हमने प्रशिक्षण देके यहाँ पर उद्यमी के रूप में खड़ा किया है। इस मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल में भी हमने गोबर और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है, जैसे नीम का पाउडर, तुलसी के लीफ का पाउडर, फिर कुछ इसेंशियल ऑयल्स है जैसे सिट्रोनेला ऑयल है, नीम ऑयल है, लेमन ग्रास ऑयल है। ऐसे इंग्रेडिएंट्स लेके ये कॉइल का डेवलपमेंट हुआ है। और मशीन भी मैन्युअली डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए मशीन भी हमारे इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है। जो स्टडी मैंने धूप बत्ती के बारे में बताई थी स्मोक की, वही स्टडी हमने मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल के स्मोक पर भी किया है। उसका मॉस्किटो रिपेलेंट एक्शन तो देखा ही है, परंतु उसका जो एंटीमाइक्रोबियल स्टडी है, न्यूरोटॉक्सिसिटी स्टडी है, ये भी हम लोगों ने मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल पर करवाई है। इसके अलावा एक प्रोडक्ट हमने डेवलप किया है केश निखार। मार्केट में काफी एंटी डैंड्रफ फॉर्मुलेशंस है, जिसमें शैम्पू है, शैम्पू में कई प्रकार के हजारडस केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, आप लोगों में से भी कई लोग जानते होंगे। SLES है, SLS है। ये SLES ऐसी चीज है, आप लोगों को शायद पता होगा कि जो हम लोग फ्लोर घर की धोते हैं, क्लीन करते हैं, उसमें भी उसका इस्तेमाल होता है। बेसिन को क्लीनिंग करने के जो क्लीनिंग एजेंट्स है उसमें भी SLES का इस्तेमाल होता है। जो लेट्रिन के जो शीट है उसको क्लीन करने के लिए जो क्लीनिंग एजेंट्स आते हैं मार्केट में, उसमें भी SLES जैसे केमिकल्स होते हैं। और ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि ऐसे क्लीनिंग एजेंट जिसका इस्तेमाल फ्लोर क्लीनिंग, टॉयलेट क्लीनिंग और बेसिन क्लीनिंग के लिए होता है, वही इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा हेयर कंडीशनर और शैम्पूज में। कुछ यदि ज्यादा एंटी डैंड्रफ फॉर्मुलेशन आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन देखें, तो उसमें कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं, जैसे कीटोकोनाजोल है, वोरिकोनाजोल है, इट्राकोनाजोल है, कई प्रकार के स्टेरॉइड्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सब को अवॉइड करने के लिए हमने एक इको फ्रेंडली फॉर्मुलेशन बनाया है हेयर कंडीशनर के रूप में, जिसमें रीठा, शिकाकाई, काऊ यूरिन और कुछ अन्य जड़ी बूटियां जैसे नीम, तुलसी, इसका इस्तेमाल किया है। और इनका हमने एंटी डैंड्रफ स्टडी भी करवाई है। आप लोगों को पता होगा कि डैंड्रफ जो सिर में, स्कल में डेवलप होता है, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है जिसका नाम है मेलेसेजिया फरफर। We have carried out antimicrobial study of this cow urine based anti-dandruff formulation against Malassezia furfur organization, and the results are very encouraging.
इसको भी हम लोग प्रमोट करते हैं। इसके अलावा पंचगव्य हेयर ऑयल हमने डेवलप किया है। हेयर ऑयल कई प्रकार के मार्केट में अवेलेबल है, डाबर वाटिका हेयर ऑयल से लेके पतंजलि के हेयर ऑयल तक, परंतु हमने जो हेयर ऑयल डेवलप किया है वो आयुर्वेद में एक विधि बताई गई है, क्षीर पाक विधि। क्षीर पाक विधि का मतलब यह है कि तेल में जड़ी बूटियां डालकर उसको देसी गाय के दूध के साथ में पकाकर सिद्ध किया जाए। तो इस प्रकार से देसी गाय से युक्त ये हेयर ऑयल है। गाय के जो दूध होता है इसमें कई प्रकार के इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। A2 मिल्क आपने सुना होगा, A2 प्रोटीन उसमें होता है। वो अमीनो एसिड्स को हमने हेयर ऑयल में लेने की कोशिश की है। इसका भी हमने कुछ महिलाओं पर अध्ययन करवाया था, एंटी डैंड्रफ स्टडी। और बालों का जो क्वालिटी है, लंबे बाल हो सकते हैं क्या, रेशमी मुलायम हो सकते हैं क्या, ये फोटोग्राफ आप देख सकते हैं महिलाओं पर जो बालों पर अध्ययन किया गया है। इसके अलावा हमने ट्रांसपेरेंट सोप बनाया है। हम लोग ठंड के दिनों में पियर साबुन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें ऑयल और ग्लिसरीन होता है। सिर्फ ठंड के दिनों में उसका उपयोग है क्योंकि उसको लगाने से चेहरा फटता नहीं है। हमने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का जो फॉर्मुलेशन है पियर साबुन का, उसी फॉर्मुलेशन में काऊ यूरिन, नीम और तुलसी ऐसे 3 इंग्रेडिएंट ऐड कर दिए हैं। ये 3 इंग्रेडिएंट ऐड करने से उसका जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, पियर्स के जो प्रॉपर्टीज है वो तो मेंटेन रहती ही है। इसके अलावा उस साबुन में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी आ गई है। मतलब डेटॉल और पियर्स दोनों का कॉम्बिनेशन ये सोप बन गया है। काऊ यूरिन, नीम, तुलसी बेस्ड पियर्स साबुन इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा शैम्पू जो मार्केट में अवेलेबल है SLES और SLS बेस्ड, वैसे ही शैम्पू हमने डेवलप किए हैं, परंतु उसमें केमिकल्स का कंसंट्रेशन कम किया है और हर्बल एक्सट्रैक्ट्स का उपयोग उसमें किया है। इस प्रकार के भी शैम्पू हम लोगों ने डेवलप किए हैं। फेस पैक पाउडर स्पेशली महिलाओं के लिए डेवलप किया है, जिसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसमें देसी गाय का गोबर और जड़ी बूटियां, हल्दी, नागरमोथा, तुलसी ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके एक ड्राई फेस पैक पाउडर डेवलप किया है, जिसको गाय का जो दूध होता है उसका जो क्रीम है उसके साथ में लगाते हैं चेहरे पर। इस प्रकार से ये प्रोडक्ट्स हैं। ये लाल दंत मंजन हमने डेवलप किया है जिसमें गाय के घी का इस्तेमाल किया है। लाल दंत मंजन का जो बेस मटेरियल होता है वो गेरू होता है, सुवर्ण गैरिक जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में। उसको डिटॉक्सिफिकेशन गाय के घी के साथ में करते हैं और फिर जड़ी बूटियां मिलाते हैं, लौंग, तुलसी, कपूर कचरी और थाइमोल, मेंथोल, इस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स डाल के लाल दंत मंजन हमने डेवलप किया है। इसके भी हमने डेंटल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस पर स्टडी करवाया था मेडिकल कॉलेज के साथ में कोलैबोरेशन करके। ये उसके रिजल्ट्स आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में। इस प्रकार के करीबन 10-15 प्रोडक्ट हम लोगों ने डेली यूज में जो आते हैं हर घर में, ऐसे प्रोडक्ट्स हमने जड़ी बूटी और गाय का ये पंचगव्य का उपयोग करके डेवलप किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसका कवरेज लिया था, काउ डंग ऑन फेस एंड यूरिन फॉर हेयर क्लीनिंग। इस प्रकार से काफी इसका मीडिया में आया हुआ है कवरेज। हमने कई प्रकार के देश भर में अलग अलग राज्यों के जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको अभी तक इनकी ट्रेनिंग दी है। पहला फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, ये काफी पॉपुलर हुआ था। महाराष्ट्र में वर्धा ऐसा जिला है जहां पर शराब बंदी है, परंतु पारधी समाज एक ऐसा है यहाँ पर जो महुए से शराब बनाने का काम करता है। पुलिस प्रशासन, कलेक्टर भी इनसे परेशान थे, ये अपना व्यवसाय छोड़ते नहीं थे। तो यहाँ पर एक वर्धा जिले में SP आए थे, अंकित गोयल साहब। उन्होंने 1 लाख रुपए का फंड इसके लिए सैंक्शन किया था। उन आदिवासी पारधी समाज की महिलाओं को हमारे संस्थान में लाया गया। उनको हमने 5 दिन का गोमूत्र से फिनाइल बनाने का प्रशिक्षण दिया और सक्सेसफुली जो महिलाएं मतलब बैंक की कभी सीढ़ियां भी नहीं चढ़ी थी, उन महिलाओं ने अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और बैंक में अपने
अकाउंट्स उन्होंने खोले और गवर्नमेंट ऑफिसेस, यूनिवर्सिटीज में जाकर अपने गोमूत्र युक्त फिनाइल का उन्होंने मार्केटिंग करके एक सक्सेसफुल उद्योग शुरू किया है। अभी आपको जानकर, डॉक्टर गुप्ता साहब को जानकर खुशी होगी कि गढ़चिरौली के एसपी साहब का एक प्रपोजल आया है कि नक्सलाइट, वुमन नक्सलाइट को गोमूत्र वाला फिनाइल का और धूप बत्ती और अगरबत्ती का ट्रेनिंग देना है। तो 1 लाख रुपए का फंड वो सैंक्शन कर रहे हैं और 5 दिनों के लिए वुमन नक्सलाइट्स को एमगिरी में भेजा जाएगा और 5 दिन में सिर्फ हम 3 प्रोडक्ट, फ्लोर क्लीनर गोमूत्र वाला और गोबर और जड़ी बूटियों से बनी हुई धूप बत्ती और अगरबत्ती, ये 3 चीजों का ट्रेनिंग देकर हम लोग वुमन नक्सलाइट्स को समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से महिलाओं के लिए हमने ट्रेनिंग तो कई ऑर्गेनाइज किए हैं, पर ये पारधी समाज की महिलाओं का ट्रेनिंग और ये नक्सलाइट वाला जो अभी शुरू होने वाला है, और एक और हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया था डॉक्टर करुणाकरण साहब के कार्यकाल में, वृंदावन, उत्तर प्रदेश वृंदावन में काफी महिलाएं हैं जो विडो हैं, विधवा महिलाओं के वहां आश्रम चलते हैं और दान धर्म के आधार पर उनका जीविका चलती है। उनको भी एम्पावर करने के लिए हमने पंचगव्य आधारित उद्योग का ट्रेनिंग दिया था और वृंदावन की महिलाओं को कैसे एम्पावर किया जाए उसके लिए हमने प्रयास किए थे। अलग अलग ये फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू पंचगव्य टेक्नोलॉजी। ये न्यूज़पेपर में कटिंग्स आप देख सकते हैं, एमगिरी होल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, शराब बिक्री छोड़कर महिलाएं बेच रही हैं फिनाइल। इस प्रकार से मीडिया में भी इसका काफी कवरेज आया था। और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज करते हैं, इसका नॉमिनल फीस है 2360 रुपए, ओनली 2360 रुपीज इसका ट्रेनिंग चार्जेस है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारे यहाँ पर अलग से वुमेन हॉस्टल है, 100 रुपीज पर डे उसका नॉमिनल चार्जेस है हॉस्टल का, और 250 रुपीज फूड चार्जेस है पर डे इसके ट्रेनिंग का। मतलब एक महिला को यदि 5 दिन के लिए यहाँ पर भेजा जाए तो करीबन 4000 रुपए में उसका ट्रेनिंग का फीस, हॉस्टल चार्जेस, फूड चार्जेस, ये सारा होता है। और 5 दिन में हम उसको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट कर देते हैं कि वो जाकर यहाँ से अपना उद्योग शुरू करें। डॉक्टर गुप्ता साहब हमारे यहाँ जब थे तो इन्हीं के मार्गदर्शन में मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में एक प्रपोजल भेजा गया था लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन का, और सर के यहाँ से रिटायरमेंट होने के पहले ही वो एलबीआई हमको सैंक्शन हुआ, 1 करोड़ रुपए का फंड मिला और यहाँ पर एक एलबीआई लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर भी हमने खड़ा किया है और उसमें भी हम महिलाओं को 5 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। उसमें एक और फैसिलिटी है कि महिलाएं यदि कॉन्फिडेंट नहीं है कि अपना 2-3 लाख रुपए लगाकर वो उद्योग खड़ा करेंगे, वो चलेगा या नहीं चलेगा, तो हमारे इस लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में 3 महीने के लिए हमारे सारे इक्विपमेंट का उपयोग करते हुए वो अपना कच्चा माल यहाँ लाए और यहीं पर अपना प्रोडक्शन करे, पैकिंग करे और मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करे। 3-4 महीनों में जब उसका कॉन्फिडेंस पूरा डेवलप हो जाता है हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में प्रोडक्शन करते हुए, उसके बाद में वो अपना ओन फाइनेंस से अपना यूनिट खड़ा करे, या खादी ग्रामोद्योग आयोग की एक स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, पीएमईजीपी के नाम से जानी जाती है, जिसमें 1 लाख से 25 लाख तक का लोन मिलता है और महिलाओं को सब्सिडी 35% तक मिलती है। उसमें भी वो अपना यूनिट खड़ा कर सकती हैं। मेरा ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह यहाँ पर स्लाइड में भी दिया हुआ है और ये ऑर्गेनाइजेशन जो वेबिनार ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं उनके पास भी है। हम लोग जरूर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमेशा तत्पर हैं और बिल्कुल सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर संघानी। मुझे लगता है कि आपने जो जो चीजें हमें बताई हैं एमगिरी के बारे में, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी और बहुत आगे का काम आप देख के कर रहे हैं। एंड आई थिंक दैट it is actually the condition that is going on ground if everybody gets to do this and help women in bettering their skills and building their skills and including them in the entrepreneurial sector. We will see much development in the terms of the status of women in the society in India. Thank you, Dr. Sanghani. With this, I would like to go to Dr. R.K. Gupta. Dr. Gupta has been leading the Girl Power project in Jharkhand as the project director, which addresses the global objective of bringing transformative change into the lives of women and girls of Jharkhand.
He is a PhD in food engineering from the Indian Institute of Technology in Kharagpur, and has also worked as the director of ICAR, Central Institute of Post-Harvest Engineering and Technology, located in Ludhiana. I would like to welcome sir to present his views on the topic. It's visible, huh? Asle? My slides are visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Absolutely. thank you very much, and thank you very much to संगानी साहब. इन्होंने इतना अच्छा presentation दिया. I am very happy कि he's a very good scientist there in that institution, and I had opportunity तो इनके साथ मुझे कुछ काम करने का मौका मिला. Thank you very much संगानी साहब once again. Thank you, sir. Thank you. तो इसके बाद मैं जो दूसरा इशू ले रहा हूँ, एक्चुअली आई एम टेकिंग दिस फूड वैल्यू एडिशन, क्योंकि मुझे मालूम था कि संगानी साहब क्या कवर करेंगे. सो नाउ सी दैट वंस यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वुमेन एम्पावरमेंट, दिस फूड वैल्यू एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नाउअडेज. फूड प्रोसेसिंग, यू कैन से फूड प्रोसेसिंग में महिलाओं का योगदान बहुत हो सकता है, एंड आई हैव कवर्ड सम अदर टेक्नोलॉजी आल्सो. It is not moving. What I can do? So you can just say next, and we'll change the slide to the next one as soon as you say it. Okay, so I can remove this. Stop sharing from my side. You can next, please. Next, if possible. Yes, sir. One second, sir. One second. So you can stop sharing your screen if you are. Okay. We'll share our screen from our side and we'll start the presentation. Okay. That's good. So you can come to the next slide. Next, please. So as I think जितने भी participant हमारे जुड़े हैं, since I am with this All India Institute of Local Self-Government and taking over one of the projects, seeing one project, Girl Power Project. This is very big projects and very much connected to the empowerment of women and girls in Jharkhand. और इसमें जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं with the help of CSO, we are targeting about empowering 5,000 rural or semi-urban or urban women who can do their enterprise development, who can do their business and earn the profit and all those things. Next, please. इस प्रोजेक्ट के हमारे 5 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं. पहला कैपेसिटी बिल्डिंग है. We have to make the capacity building to the CSO, जो आपके छोटे-छोटे NGO होते हैं, और self help group and women entrepreneurs, so that उनको एक अपनी स्किल मिल जाए और फ्यूचर में वो कोई ना कोई बिजनेस अपना खड़ा कर सकें and they can have a financial something enhancement. और दूसरा इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है नेटवर्क बिल्डिंग. नेटवर्क बिल्डिंग में हम ऐसा चाहते हैं या ऐसा कर रहे हैं कि सारे सिविल सोसाइटीज हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, एक इनका ऐसा नेटवर्क बन जाए जो कि इन लोगों को अपना जो हमारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, दैट नेटवर्क विल हेल्प देम टू प्रोवाइड द हेल्प टेक्निकली एज वेल एज फाइनेंशियली. कहाँ से उनको फंड मिल सकता है, क्या टेक्नोलॉजी उनको चाहिए एज पर देयर चॉइस जो वो करना चाहती है. तो ये एक ऑब्जेक्टिव है जिस प्रोजेक्ट में हम देख रहे हैं. मार्केट कनेक्ट, एक हमारा अपना ऑफिस भी है जिसमें हम इनको सुनते हैं और CSO को सुनते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, हाउ वी कैन ब्रिंग अप द गर्ल पावर्स एंड वुमेन्स इन झारखंड टू बिकम एम्पावर्ड. स्किल बिल्डिंग है. इसके लिए हमने एक पूरे झारखंड में एक सिलेक्टेड प्लेसेस पे एक सर्वे चलाया. सर्वे के बाद हमने आइडेंटिफाई किया अबाउट 13-14 ऐसे एरिया आइडेंटिफाई किए. जैसे आपका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आपका मशरूम प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग हो सकता है, लाइक वहाँ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो हो सकता है, इनका वैल्यूएडिशन कैसे करें. और इसके लिए डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए और वो इंटरप्रेन्योर्स भी आइडेंटिफाई किए. अब उनके लिए हम कुछ ट्रेनिंग मटेरियल बनाएंगे और वो सारे ट्रेनिंग मटेरियल बन रहे हैं और उसके हिसाब से एक एप्रोप्रिएट ट्रेनर्स को लेकर के
उनको ट्रेनिंग देंगे और फिर बाद में उनको टेक्नोलॉजी बताएंगे, एंड वी विल ट्राई दैट एंड हेल्प दैट कि वो लोग अपना बिजनेस खड़ा कर सकें। पॉलिसी डायलॉग एक बहुत अच्छा हमारा ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम बड़े फेमस लोगों का, जो आपके पॉलिसी मेकर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, अभी जैसे आपका दिस गर्ल पावर दिस सेमिनार, यू कैन थिंक अबाउट दैट इन दैट सीरीज, और इसमें हम बेस्ट प्रैक्टिस फोरम में किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को सुनते भी हैं, जस्ट लाइक दिस ओनली, सो एटलीस्ट दे कैन कम एंड इंटरेक्ट विद द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, और उनको बताएं कि क्या क्या आप लोग कहाँ से टेक्नोलॉजी मिल सकती है और फंड मिल सकती है। तो ये कि बहुत अच्छा इसके ऑब्जेक्टिव इस प्रोजेक्ट के हैं, पूरे हमारा झारखंड में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। नेक्स्ट प्लीज। अब इसके बेनिफिशरीज हमने आइडेंटिफाई किए। हमने क्या किया है कि सारे जो हमारे जो आपके वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको 3 भागों में बांटा है। एक तो ऐसे हैं कि जिनको अनस्किल्ड है, जिनको खुद भी पता नहीं कि क्या करना है, तो उनसे हम एक सर्वे के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। तो जब उनकी विलिंगनेस पता चल जा रही है, उसी हिसाब से उनको हम ट्रेनिंग देते हैं और उनका एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज अनस्किल्ड। दूसरा, ऐसी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो जानते तो हैं, उनको आइडिया है कि अगर हम इसको मशरूम को वैल्यूएट करेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा, बट दे डोंट नो अबाउट द टेक्नोलॉजी अदर थिंग्स। इस ग्रुप को हम उस टेक्नोलॉजी के पास ले जाएंगे और उनको बिजनेस खड़ा करने में मदद करेंगे। तीसरा, ऐसा एक ग्रुप है जिसमें ऑलरेडी दे आर डूइंग, इसमें आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप मेन रूप से है, जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, दे हैव इनवाइटेड एंड दे आर डूइंग समथिंग। हम उनको ये कोशिश करेंगे कि आप और कुछ करिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमारे चंगानी साहब ने बताया, अगर वो पंचगव्य पे कुछ करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए वो साबुन और सोप बना रहे हैं, तो उनको हम कोशिश करेंगे कि साहब आप इधर भी थोड़ा देखिए, पंचगव्य इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। तो इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन भी हम करना चाहते हैं। इसके अलावा जो हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसको जो हमारी तरह बहुत सारा चीज़ें वुमेन्स के लिए करते हैं, उनको भी हम टेक्निकली मदद करेंगे कि अगर उनको जरूरत है कि भाई इस तरह का क्या आपके पास कोर्स है या करिकुलम है या ट्रेनिंग मटेरियल है, तो उनसे भी हम लोग जुड़ेंगे और उनके मार्फत भी एंटरप्रेन्योर्स को, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। So this is all about what this project we are doing in this Jharkhand, और जिसके साथ हमारी टीम जुड़ी हुई है और हम लोग ये वेबिनार भी कर रहे हैं। दूसरा, मैं थोड़ा सा आना चाहता हूँ फूड वैल्यू एडिशन पे। जैसे आप देखिए, अनार होता है, सभी लोग जानते हैं अनार को, इट सो मीन्स न्यूट्रिशनल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर उसको अगर हम उपयोग करना चाहें तो उसके एरिस काम में आते हैं, दाने काम में आते हैं, मगर दाने निकालना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर आप हाथ से दाने निकालने बैठ जाएंगे तो बहुत समय लगेगा और बहुत कम मिलेगा, कैपेसिटी मिलेगी। तो ऐसी मशीनें आजकल आ गई हैं जिनसे आप उनके अनार के दाने निकाल सकते हैं। अब आप देखिए कि कोई अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर या ग्रुप ऑफ वुमेन्स इस तरह की मशीन ले ले और वहां से अनार को प्रोसेस करके उसके दाने निकाले। अब आप आगे देखिए वो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो जब आपके हाथ में दाने आ गए, once you got the areas, अब आप उसका जूस निकाल लीजिए। जूस निकालना इज वेरी इजी, जूसर्स मिलते हैं, उन पे वो इंडस्ट्री का पार्ट हो जाएंगे और जूस निकल आएगा या उसका पल्प निकल आएगा। और इसके बाद यू कैन मेक सो मेनी जैम, जेली, जितने भी न्यूट्रिशियस चीजें हैं। तो जो आप अभी जैम जेली मार्केट से खरीद के खाते हैं सिंथेटिक वन, अगर ये नेचुरल बनाया जाएगा तो शायद ये बहुत ही अच्छा होगा और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह का एक नई चीजें, एक्चुअली मैं थोड़ा सा सिलेक्शन इसलिए किया हूँ यहाँ पे कि आपको इनोवेटिव चीजें बताऊं कि ये इनोवेशंस की तरफ जा सकती हैं हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, और इस तरह के प्रोडक्ट बना सकती हैं। नेक्स्ट। आप एक जानते होंगे सब घरों में ऑलमोस्ट लहसुन हम लोग खाते हैं, गार्लिक भी कंज्यूम, बट कभी आप सोचिए उसको कि गार्लिक को का पीलिंग, उसका क्लोव निकालना इट इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब उसको पहले पानी में डुबाओ, फिर किसी तरह से निकालो अपने यूज के लिए। तो अब कोई कह सकता है कि साहब गार्लिक का क्या होगा, बट आई टेल यू नाउ डेज होटल बिजनेस में गार्लिक की बड़ी डिमांड, गार्लिक क्लोव की मैं बता रहा हूँ। उनको चाहिए बहुत सारा गार्लिक क्लोव, छिलका निकला हुआ, तो कहाँ से उनको मिले। अब इस तरह की चीजें आपके सामने आ गई हैं, मशीनें आ गई हैं, सेट ऑफ मशीनरीज आ गई हैं जो 1-1.5 लाख में सब आ जाएगा। बल्ब ब्रेकर आ जाएगा, आपका जो है पीलर भी आ जाएगा, और इस तरह का उसका फ्लैकिंग का भी आ जाएगा। आप वो एक उद्योग के रूप में ले लीजिए
और इसमें बढ़िया से आप गार्लिक का क्लोव निकालिए और होटल वालों से संपर्क करिए एंड यू कैन हैव लॉट ऑफ बिजनेस इन दैट। मैंने अपने क्योंकि सर्विस लाइफ में राजस्थान में ऐसे बहुत सारे उद्योग खड़े किए हैं और उनकी डिमांड नहीं वो लोग पूरी कर पाते। आप आगे भी जा सकते हैं। अगर वो तो ये तो मैंने क्लोव की बात करी कि जो बिल्कुल आपका ताजा निकाला है, आपने फ्रेश क्लोव की बात करी, नहीं तो उसको आप अगर बचता है तो फिर डिहाइड्रेट करिए और पाउडर बना लिए। मेनी थिंग्स यू कैन डू। गार्लिक पाउडर आप बेचिए। तो दीज थिंग्स हैव ए वेरी गुड पोटेंशियल इन द मार्केट। नेक्स्ट प्लीज। मैं हमेशा जब कभी सेमिनार देता हूँ, वेबिनार में बात करता हूँ, आप देखते हैं कि आजकल एक बहुत सारा एक ट्रेंड है कि ज्यादातर घरों में दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट कि अगर कोई भी सब्जी है या वेजिटेबल है, अब आप काम करके आएंगे, आपको पूरा उसको वॉश करना है, काटना है, सब कुछ करना है, फिर बनाना है। अगर इस तरह से आप उसको वॉश करके, उसकी कटिंग करके और उसको पाउच में बंद करके आपको अगर कहीं मिल जाता है, आजकल सुपरमार्केट में अवेलेबल है, इजीली यू कैन परचेज। और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें आपको एक वॉशर रखना है, एक आपका बास्केट सेंट्रीफ्यूज रखना है और एक पैकिंग यूनिट रखना है। इस तरह का हमने बहुत सारे उद्योग महिलाओं के लिए खड़ा किया। एंड आप कहेंगे कि ये कहाँ बेचेंगे? आजकल तो चलिए सुपर मार्केट्स आ गए हैं, अदरवाइज जब हम इस पे काम कर रहे थे तो हम लोग ज्यादातर ऑफिसों के बाहर वो लेडीज अपना स्टॉल लगाते। कोई बहुत बड़ा बैंक है, बहुत बड़ा ऑफिस है, तो एटलीस्ट जो हमारी वुमेन एम्प्लॉय वहां से शाम को काम करके निकलती हैं, दे वुड प्रेफर टू टेक और उसको जा करके सिर्फ बना देना, उसको फ्राई कर देना। सो दिस इज द एरिया वेयर द बिजनेस वुमेन दे कैन थिंक अबाउट दिस। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज कॉल्ड मिनिमल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट। अब जैसे ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका बेर है, ऐसा चीज होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं जब ये आता है। अगर उसको आप पील कर लें, शेयरिंग कर लें और आप बहुत सारी चीजें देखिए कैंडी टाइप चीजें बना सकते हैं। मेनी थिंग्स यू कैन मेक। तो ये एक अंडर यूटिलाइज्ड फ्रूट्स जो है उनका यूटिलाइजेशन होगा और आपको एक नए प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट मिलेंगे बाजार में, मार्केट में। नेक्स्ट। इसी तरह से वैल्यू आपके बेर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, इनके आपके चॉकलेट टाइप प्रोडक्ट्स बनते हैं। यू कैन डू दैट। नेक्स्ट प्लीज। एक हमने बहुत ये काम किया था कि जो हमारे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, हमने तो गुआवा इसलिए लिया था कि गुआवा आप जानते हैं, अमरूद क्या होता है कि जब आता है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, 2-3 दिन में खराब हो जाता है। अगर उसकी आप, और बहुत सारा पेड़ से गिर भी जाता है, अगर उसकी आप पील निकाल लें और पील निकालने क्योंकि पीलिंग मशीन है, पील करके उसका पल्प निकाल लें और सारे दो चार पल्प और निकाल, जैक फ्रूट का मिला लें, पपीता का मिला लें, एंड यू कैन डेवलप ए लेदर टाइप प्रोडक्ट, जिसको आप चॉकलेट भी सामान्य भाषा में बोल सकते हैं, और इसमें पैकिंग कर दें। एंड इट इज वेरी न्यूट्रिशियस आल्सो, मेनी विटामिन यू कैन गेट, और इसको अच्छे से बेचिए और इसकी मार्केट सेल्फ लाइफ भी 5-6 महीने की है। तो दीज थिंग्स यू कैन डू। और ये हमारे, जब आप मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लाते हैं तो उसकी डिमांड स्वाभाविक रूप से लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि आखिरकार ये लाया क्या। आपका आजकल जैसे ऑर्गेनिक का चल रहा है, तो इस तरह से ये बहुत सारे स्कोप आपके वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनके बिजनेस के लिए हो सकते हैं। नेक्स्ट। ये हमने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक आंवला प्रोसेसिंग प्लांट हमने लगवाया था जो करीब 5 लाख में लग जाता है। उसमें बहुत सारे ग्रेडर, पिकिंग और ये सब चीजें होती हैं, और उसमें आंवला के, आजकल आप जानते हैं कि कितना आंवला की वैल्यू है, विटामिन सी इनरिच्ड है। हर आदमी आंवला खाना चाहता है किसी न किसी रूप में। आपके जैसे उत्तर प्रदेश में एक प्रतापगढ़ जगह है, वहाँ बहुत आंवला होता है। अब उस आंवला के आप मुरब्बे बनाइए, चाहे कैंडी बनाइए, चाहे बर्फी बनाइए, चाहे लड्डू बनाइए, एंड विद दिस ओनली दिस प्लांट। तो बहुत सेल्फ हेल्प ग्रुप सक्सेसफुली दे आर डूइंग और उसको मार्केट भी करते। नेक्स्ट। अब देखिए ये आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं इस तरह के, कैंडी भी बन जाएगा, मुरब्बा भी बन जाएगा, आजकल तो आंवला की बर्फी भी बन रही है, मतलब कितनी चीजें इसकी बन रही हैं आंवला की। सो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट नाउ, ये इतनी कमोडिटी है, इसको मिलता नहीं आपको आप सीजन में, कहाँ से आंवला के प्रोडक्ट्स मिले। अचार के अलावा सारी चीजें बनती है। नेक्स्ट प्लीज। एक हमारा जैक फ्रूट होता है। जैक फ्रूट ये होता है कि जो कटहल होता है, कटहल में अगर वो पक जाए तो लोग उसको खाते भी हैं, एंड वेरी न्यूट्रिशियस फ्रूट इज देयर। आप उसको भी बहुत सारी चीजें, उसके फ्लैक्स बना सकते हैं, चिप्स बना सकते हैं, कैंडी बना सकते हैं। कभी कभी ये जब पकने पे आता है तो पेड़ से इसको, इससे सब खराब हो जाता है, गिर जाता है, बिकॉज कितना कटहल खाएंगे।
हरे का डाल के तो लोग सब्जी के रूप में प्रेफर करते हैं, बट वंस इट इज राइपेंड तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और जब हम सर्विस, एक्टिव सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो हमने कर्नाटका में या ऐसे जगहों पे बहुत सारे एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगाए थे जो कि वुमेन चलाती थी। वुमेन का कोऑपरेटिव चलाता था, वुमेन का सेल्फ हेल्प चलाता था, चाहे वो दाल बनाना हो, चाहे वो आटा बनाना हो, चाहे आपके बहुत सारे तेल बनाना हो, ये सारी चीजें वो लोग करते थे और उनको हम हेल्प करते थे। और किसी भी इस बिजनेस में 4-5 लाख से ऊपर मशीनें आज भी नहीं मिलती। तो this type of things the women group or individually women they can think about this और इसमें से अपना उसको लगा करके आगे काम कर सकते हैं अपने बिजनेस के रूप में। नेक्स्ट। ये अभी रिसेंटली एक्चुअली जो हम लोग झारखंड पे काम कर रहे हैं, तो झारखंड में एक लैक होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। ये आपका फॉरेस्ट में रहता है, आजकल उसका कल्टीवेशन भी होता है, और लैक से आपके लाख बोलते हैं हिंदी में इसको। और इससे जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, कहीं भी लेकर कोटिंग करते हैं। इवन आपके जो ये ज्वेलर्स होते हैं, ये जो आपके लेडीज आपके जो पहनते हैं गहने, इनमें भी लेकर की कोटिंग होती है। तो ये दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक जो पिछले बार हमने एक बेस्ट प्रैक्टिस फोरम में एक किया था, डॉक्टर द्विवेदी साहब आए थे। अब बताइए, राजस्थान से ज्वेलर्स ने उनको अप्रोच किया है, साहब हमको रिफाइंड लाइक दीजिए और हम इसका इस्तेमाल ज्वेलरी में करेंगे टू इनहांस द वेट एंड ऑल। तो दिस इज द थिंग्स, इसके इतनी, और ये बेसिकली जो है झारखंड में, तो इसकी रिफाइनिंग, इसका वैल्यू एडिशन, उसके फर्दर यूजेस, इसमें हम लोग अपने ये इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक बहुत बड़े ग्रुप को ये ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। नेक्स्ट। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा टच करूंगा, जैसे हमारे छंगानी साहब कह रहे थे कि आई वाज डायरेक्टर फॉर हिज इंस्टीट्यूट, तो उसमें से बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं उसमें। तो अब छंगानी साहब के अलावा जैसे इसमें आप मेटल क्राफ्ट के विषय में सोच सकते हैं, वुडन क्राफ्ट में भी सोच सकते हैं, पेपर क्राफ्ट में भी सोच सकते हैं। ये डेकोरेटिव आइटम, इसकी भी ट्रेनिंग इनके संस्थान में होती है, और वहां से ट्रेनिंग करके जैसे आप अच्छा से एक अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दीज आर वेरी गुड आइटम्स यू कैन मेक। नेक्स्ट। इसी तरह के आपके टेक्सटाइल में इनके यहाँ बड़ा अच्छा सिखाया जाता है, यूनिफॉर्म बनाना, उसके बैग बनाने, उसके आपके कैरी बैग बनाने। इसी तरह लेदर का भी काम सिखाया जाता है। मोमबत्ती का शायद एक खुद सिखाते हैं छंगानी साहब, कैसे मोमबत्ती अच्छी बनाए और यू कैन सेल इन द मार्केट। तो ये काफी अच्छे आइटम्स हैं जो आपके रिम्यूनरेटिव हो सकते हैं और आपको अच्छा खासा एक इनकम का स्रोत हो सकते हैं। नेक्स्ट। So in this presentation जो हमने थोड़ा सा ब्रीफ किया टाइम लिमिट को देखते हुए, तो हमें यह लगता है कि जो हमारी ये टेक्नोलॉजी है उनको आइडेंटिफाई किया जाए, चाहे गवर्नमेंट के लेवल पे हो या हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, या जैसे किसी और माध्यम से, और उनको जो उनको अच्छी जैसे हम गर्ल पावर में कर रहे हैं, हमने गर्ल पावर में 12-13 टेक्नोलॉजी को निकाल लिया कि ये टेक्नोलॉजी वहाँ के लोग या वहाँ की रूरल वुमेन या अर्बन वुमेन चाह रही हैं कि इस पे हमें सीखना है। तो उस तरह से टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करके फिर उनको आप ट्रेनिंग दीजिए, और ट्रेनिंग दे करके उनका एक अपना छोटी सी इंटरप्राइज डेवलप करें, और वो जब इंटरप्राइज डेवलप होगी देन दे विल बी हैप्पी, और उनका अपने आप जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और उनके अच्छे से रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो आई थिंक जो मैं पहले सोचा करता था कि ये गवर्नमेंट की कोई स्कीम के अंतर्गत तो टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई किया जाए, आई थिंक अंडर दिस प्रोजेक्ट, गर्ल पावर प्रोजेक्ट, सेम थिंग वी आर डूइंग। हमने बड़ा सर्वे करके ये निकाला कि भाई ये इस पर्टिकुलर कैचमेंट ऑफ द स्टेट, इस रीजन में झारखंड के ये टेक्नोलॉजी चलेगी, और ये लोग वहाँ की जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं ये इसको पसंद करते हैं, तो उसी में उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको आगे हम कोशिश करेंगे इंटरप्रेन्योर बनाने। So I think this is all about this. Thank you very much. Next slide तो बस thank you की है, next slide कर दीजिए। And I am very happy आपने बड़े ध्यान से इसको सुना, and I hope that some people may be benefited out of this. हमारे गर्ल पावर प्रोजेक्ट से बहुत सहायता मिलेगी, छंगानी साहब के इंस्टीट्यूट से सहायता मिलेगी, and always we are working for the human empowerment. Thank you, Asleji.
Thank you, Dr. Gupta. Thank you. I think it is very amazing to see that initiatives like Girl Power Project and institutes like MGIRI are working on at the grassroots level to use locally generated and produced products to help empower women and to make them feel independent economically and socially. So thank you, Dr. Gupta. With this, I would like to go to our next speaker, Ms. Ankita Kashish. She's currently working as the program manager at Project Concern International and has years of experience in the projects concerning upliftment of society. She has worked as program executives at Jharkhand State Livelihoods Promotion Society and has also led women on empowerment initiatives as part of corporate social responsibility when she worked as project officer at Adani, which focused on women's health and their economic development. Welcome, ma'am, to the webinar. I hand over the stage to you. Thank you. Thank you so much for inviting me for this interesting discussion today. And it is my pleasure and honor to be here as one of the panel members and sharing the same space with my other so accomplished and achieved panelists here with me. And I'll try to speak from my little understanding and experience that I have gained by working with the women community in Jharkhand for over more than 10 years. And I feel this topic is quite interesting and also very close to my heart because I believe empowering women through building their skills is actually the need of the hour. And given the COVID-19 situation, this has become all the more important. So this is quite interesting topic. And I would like to start by saying that skill building or capacity building, and that too for like developing entrepreneurship, is a tough task. It's not easy. And when we say about rural girls and women who they might not have any prior experience or exposure, as we could see from Dr. Gupta's verdict also. So it is very important to keep in mind. And I'm happy that Girl Power Project is actually has done that survey and has taken that care to consider the strengths and weaknesses of the individuals, because it is important to select the beneficiaries as per their interests, their inclinations, and follow the proper counseling and mobilization process. Because this ensures that they are more into the project, they give their 100%, and that will ensure that there's more of a better output and they get the satisfaction out of it. So I believe the first point that I wanted to make here is the counseling and the mobilization process for any skilling or entrepreneurship project. It is very important, and it helps us to assess the interest, inclination, educational background, or aptitude for that matter, for relevant traits, and then we can help the beneficiaries get into the right kind of business. So that was the thing. And I would also like to emphasize here that we should abstain ourselves from any kind of prejudice or bias when we do engage in this process, because talent doesn't restrict itself to a particular caste, creed, or gender per se. So it is purely on the basis of their liking and suitability that the beneficiary should be guided to select the proper training or enterprises. That was the first point that I wanted to make here. And the other point that I would like to discuss here is key factors for success of a social enterprise, especially by women-led SHGs. So uh, there can be so many factors here. So I have tried to just point out few of them that I think from my experience are very important. So in Jharkhand also, we have so many examples of enterprises or small ventures that are operated incredibly by women of Jharkhand. And in a developing economy like ours, and especially in rural area, there is immense untapped potential for growth. So there can be n number of options for social enterprises. And my panelists here also, they discussed that how they have mapped certain 10 to 12, 25 traits that they think we should go into, and that will
context, and we should be exploring the opportunities available here in locally in terms of the talent available, raw materials, and the support mechanism from the government and the entire ecosystem, and also take into consideration the market situation. So even there are so many producer groups that have been nurtured and developed by state rural livelihood missions in NRLM program in Jharkhand as well as elsewhere, who have successfully established their products in the market, and they have gained that recognition in the market. But this doesn't happen very easily in a week or in a year. It takes considerable amount of time, investment, money investment, nurturing, capacity building, and hand-holding support. So it is from selecting right kind of venture to selecting right kind of manpower or human resource for the right job is equally important. It is important when we are dealing with the self-help group-led enterprises. It is important to identify the leaders, the managers, the accountants, marketing experts, and workers, and nurture them accordingly to take their roles and responsibilities. When we map and assign responsibilities to people, those who are involved, they should be convinced with the process, and it should be done transparently, following their expertise, interest, mobility restrictions, time availability, because these all things play into consideration when we are actually setting up an enterprise. So it is very crucial to maintain this transparency within the group so that everyone knows the logic and understands it. This assures the coherence and trust within the group, which is very important for thriving in the longer time horizon. So another key point of any successful venture is also teamwork. So because each and every person is important and complementary to the entire chain of the processes that we follow in setting up an enterprise and running it successfully. So it is important that everyone realizes the importance of the role of the other person. And if a marketing person fails to obtain the right material at the reasonable price at the right time, so we will not be able to maintain the supply chain without gap. So promoting teamwork and healthy transactional relationship within the group right from beginning is very important for the success of the enterprise and the longer run for it to sustain. And along with all of this, the few points that I mentioned, and we are in an era that we should be, like Mr. Gupta said, the use of technology for setting up the enterprise and its operation is quite important. And we must not be like, initially we can take help of the external persons to help our women set up the business and gain the confidence, learn from their hand-holding experience, and then venture into the full-fledged business of their own. So apart from this, there's another critical piece, which I think greatly determines the success of any enterprise, and that is aspiration and self-interest of the entrepreneur. So now, like in most of the cases that we see, especially I'm talking from women collective-led enterprises, it is mostly some or the other institution that is the key driving force behind the entire show. And I believe that this is important as of now, the given situation, given the background of our beneficiaries. But what happens after this external force withdraws is that most of the enterprises fail to sustain in the longer horizon. So what happens here is the push factor is at work. The external agencies that are there to support them, they keep on pushing and guiding the entrepreneurs, and once they withdraw, they collapse. But had it been the women entrepreneurs seeking support from various agencies and the ecosystem that is available to run and establish their enterprise, they would flourish in the long run because it is their ownership into this.
So the key difference here in both the examples is only determination and motivation in the entrepreneurs. So the motivation or determination comes from vision, and that vision is that comes from your exposure, education, and aspirations that our entrepreneurs might have. So I would say, unfortunately, our current ecosystem of education doesn't empower our youth to actually aspire for a livelihood in that sense. And livelihood, maybe skill jobs or the entrepreneurship. In fact, in March this year, PCI had conducted a survey with mother-daughter pair under Umang project to understand their aspirations and the likelihood of it turning into reality, aspirations of the girls. So findings of this survey show that the aspirations for engaging in economic activities is quite high. But majority of the girls who aspire to be teachers, doctors, nurses do not have matching uh, educational aspirations. So the key reason for that is that there is mismatch in the mismatch and in the lack of information and career counseling available to them. And out of the 47% girls who aspire to complete the education only till 10th or 12th standard, out of them 31% aspire to become teachers, 16% aspire to become nurses, and 10% wants to become doctors. But we can clearly see that there is a mismatch in the educational aspiration and the economic aspiration. And same stands for the entrepreneur environment also. They even if a girl wants to set up an enterprise of her own, but she doesn't know what to study, the education system doesn't support. So if you want to set up your own enterprise, if she wants to do that, she must be pursuing commerce rather than pursuing graduation in any of the arts subject. But unfortunately, this is the reality. And I feel that this gap needs to be fulfilled. And there's so many skilling programs and organizations that actually are involved within district and state in the same arena, but the information is not accessible to our beneficiaries who actually need this information. So I suggest that this information regarding all these skilling agencies, government programs, RCET should be made accessible at the panchayat level at least, so that those who are considering their livelihood options, they know where to access the information. So, and this the process of, or the responsibility of making the information available at the panchayat level should be taken up by the institutions involved in the process and the local government through block and district administration. So this will enable the beneficiaries to know, get the access to information wherever they can, at least basic information, and they can approach the institution thereafter. And that brings me to the last point that I have to make here is women participation in the entire workforce is quite less, and we have been talking about it. Mr. Changani started with that, and the role of gender dynamics act as a big hindrance for girls and women to actually participate in the workforce because of the family care needs falling upon, the responsibility falling upon them. It is seen that women are more burdened with the unpaid care work, domestic work than men, and that results in their absence from the job market or the employment sector per se. So I think as a policy level decision, organizations and governments must stop provisioning for creche like we have for Manrega and all, support staff facility only if there is certain number of female workers available in the sector or in the premise. It should rather be gender neutral policy to make it as an acceptable norm for men to take part in the childcare and domestic work responsibilities. Once we ensure this, I'm sure that participation of female
workers will definitely increase in our economy and workforce. Thank you. I'll end here, and thank you for being such a patient listeners. Thank you. Thank you, Ms. Kashish. I should say that you have raised some very, very pertinent questions and points with regards to women in the entrepreneurial sector. I think that the point that you raised about the push and pull factor in including women in the entrepreneurial sector and the role that education plays in their eventual success is a very, very important point that many of us tend to, maybe forget or ignore sometimes, because it is something that will really define and decide if women entering the workforce, whether they're entering the service force or the manufacturing sector, if they will be able to succeed in that and actually become self-dependent and independent financially and socially or not. So thank you, Ms. Kashish. Thanks to all the panelists. We would now like to go to Ms. Farida Jalis, ma'am. Ms. Jalis. Yes. Good afternoon, ma'am. जी, गुड आफ्टरनून. सबसे पहले मैं डॉक्टर आर के गुप्ता जी का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ कि उन्होंने मुझको इस वेबिनार में आमंत्रित किया, और मुझे लग रहा था कि शायद 12:30 बजे तक की मीटिंग ओवर हो जाएगी, लेकिन थोड़ा और चल गई, और मेरी एक मीटिंग है अभी 12:30 से शुरू हो गई है, लेकिन मैं थोड़ा बोलूंगी. तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं लखनऊ महिला सेवा ट्रस्ट में मैनेजिंग ट्रस्टी और मैं फाउंडर हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन की. हम लोग यूपी में काम कर रहे हैं, और हमारा मानना ऐसा है कि जो भी वर्क फोर्स है, लेबर फोर्स है, 93% हमारे असंगठित क्षेत्र की कामगार बहनें और भाई होते हैं, जिसमें कि 97% हमारी कामगार बहनें हैं जो कि असंगठित होती हैं. असंगठित मतलब ये होता है कि वो किसी ऑफिस में नहीं जाती, वो किसी फैक्ट्री में नहीं जाती, उनका कहीं पे दर्ज नहीं होता कि वो कामगार बहन है. तो जब हम वेमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आता है उसका कि मतलब वो उसकी पहचान ही नहीं है, उसको कोई जानता नहीं, तो फिर उसका सशक्तिकरण कहाँ से होगा. तो ये एक बहुत लंबी लड़ाई है, और हमारा जो हमारा पूरी तरह से जो अभी हम काम करते हैं वो इसी को लेके आगे बढ़ते हैं कि हमारी बहनों की अपनी वॉइस हो, उनकी आवाज हो, वो बोल सके, अपनी बात को कह सके. और जब हमारी बहन के पास जैसा हमारा मानना है कि जब बहनों के पास रोजगार होगा, जब रोजगार उनका मजबूत होगा, मजबूत आजीविका होगी, उनके पास आवास होगा, उनके पास नॉलेज होगी, मतलब कि उनके पास एजुकेशन होगी, उनके पास लीडरशिप होगी, काम हम सिखा देंगे, कोई दूसरा उसको चलाएगा, तो वो हम नहीं कहेंगे कि वो बहन एम्पावर हुई. तो हम अपना सेवा में हम लोग ऐसे 11 सवाल हैं, और उन 11 सवाल को एड्रेस करके हम आगे बढ़ते हैं. तो अभी समय ज्यादा नहीं है मेरे, मतलब सॉरी टू से कि अभी वो बार कॉल आ रहा है, हमारी एक मीटिंग है और वो इंटरनेशनल उसकी है, तो अभी थोड़ा सा उसमें जुड़ना है. मैं ये बताऊंगी बस आपको कि हम लोगों ने अलग अलग तरह के मॉडल्स बहनों के लिए किए हैं अभी, जिसपे काम हो रहा है, जो कि जैसे कि बहनें अपने पैर पे खड़ी हो, आत्मनिर्भर हो, और आगे आत्मविश्वास के साथ में वो एज ए एंटरप्रेन्योर आगे बढ़े. जैसे कि एक हमारा काम है जो हम फूड प्रोसेसिंग के, फैमिली फार्मिंग के साथ में भी काम है, फूड प्रोसेसिंग का काम है, जिसमें कि हम बहनों को ऑर्गेनाइज करते हैं, फार्मर बहनों को, छोटे किसानों को वो ग्रो करते हैं. दूसरा ग्रुप जो है वो जो ग्रो किया है उसको परचेज करता है. तीसरा ग्रुप है उसको पैकेजिंग प्रोसेसिंग करता है. चौथा ग्रुप पैकेजिंग करता है. कुछ बहनें जिनको कि हम रूडी हमारी कंपनी का नाम है, कंपनी क्या ब्रांड का नाम है, तो रूडी बहनें उसको बेचती हैं, और बेच करके जो कंज्यूमर होते हैं वो वही होते हैं जो उनके आसपास के गांव के 5 किलोमीटर के रेडियस में हो. तो इस तरह से क्या है कि वो पूरे प्रोसेस में चूंकि हमारी बहनें इन्वॉल्व हैं,
डिसीजन मेकिंग उनका होता है कि हम किस किसान से अभी धान लेने वाले हैं, किस किसान से हमें धनिया लेनी है, किस रेट पे लेनी है, हमें कैसे बेचना है। तो वो पूरा हमारा एक एप्लीकेशन है, वो बहनों के पास जो मोबाइल होते हैं, तो अगर उनके पास अपना खुद स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन उनके परिवार में एक भी अगर किसी के पास स्मार्टफोन होता है, तो वो एप्लीकेशन उसमें डालते हैं। और ये जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया है कि परचेज से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाना, वो पूरा मोबाइल एप्लीकेशन से होता है। और अभी हम आपको बताएं कि यूपी में अभी हमने नया शुरू किया है, लेकिन हमारा 7 लाख कवर हुआ है। 4 जिलों में हमारा ये इस तरह का प्रोसेसिंग सेंटर चलता है, और उसमें बहनों को बहुत ही आगे आने का मौका मिला है। और उसमें वो बहनों को लगता है कि हाँ, हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि हमारी आमदनी तो होती है, घर में भी हमारी से है। घर में ऐसा नहीं है कि अगर बैल खरीदना है तो हस्बैंड कहेगा या ससुर कहेगा तभी आएगा। अब चूंकि वो भी कमा रही है, तो वो बोलती है कि नहीं, हमने तो ट्रेनिंग ली है, पशुपालन विभाग में हम गए थे, हमें पता है कि कौन सा किस तरह से आप जाओगे, क्या लोगे, किस महीने लोगे, कहाँ कौन सा वहां पे ऐसा बाजार लगता है जहां से जाके लोगे तो आपको सही भी मिलेगा और अच्छा होगा। तो ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया। इसी तरह से जैसे कि हमने बताया, हम असंगठित क्षेत्र की कामगार बहनों के लिए काम करते हैं, तो उसमें खाली फार्मर बहनें ही नहीं आती हैं, उसमें भी काम बहनें कर रही हैं, वो शामिल है। जैसे हमारे आपके घर में जैसे डोमेस्टिक वर्कर्स आते हैं, मेड आती है झाड़ू पोछा सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए, कुकिंग के लिए, तो उनको हमने ऑर्गेनाइज किया है, उनका एक प्लेटफॉर्म बनाया है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है सम्मान सेवा। सम्मान सेवा के तहत हमने उनको ये ट्रेनिंग दी है कि जैसे कि पहले तो बड़े शहरों में होता था, बट अभी हम अपने यूपी में भी देख रहे हैं, खासतौर पे लखनऊ में, कि हमारे जो हमारे घर में, हमारे परिवार में बहू है या बेटी है, तो उनके पास इमोशंस बहुत होते हैं अपने बुजुर्गों के लिए, लेकिन उनके पास समय नहीं होता। बच्चे छोटे होते हैं, उनके साथ में लगना या फिर और भी बहुत से काम होते हैं, जॉब में है, तो वो उस तरह से केयर नहीं हो पाती घर के बुजुर्गों की। तो जो महिला बुजुर्ग है, उसकी देखभाल के लिए हम लोगों ने वो पूरा ट्रेनिंग दी उनको, और सालों साल ट्रेनिंग चली, आज भी ट्रेनिंग उनकी चलती है। तो पैरा नर्सिंग ट्रेनिंग दी है, जिसमें कि बहनें जो हैं वो दूसरे के क्लाइंट के यहाँ जाती हैं, और उनका पूरा जॉब कार्ड है, उनको पता है कि हमें कितने पैसे कितने घंटे के मिलेंगे, अगर एक्स्ट्रा काम करेंगे कितने मिलेंगे। उनको एक छुट्टी मिलती है, हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है। हाँ, वो जो छुट्टी होती है वो एम्प्लॉयर पे होती है, कि अगर उसको वो कहता है थर्सडे को मार्केट बंद होता है, तो हम चाहते हैं कि थर्सडे को तुम ना आओ, हम घर पे रहेंगे, तुम संडे को छुट्टी ले लो, वो उस पर डिपेंड होता है। तो क्या है कि अभी जो बहन हमारे आपके घर में काम करके 2,500-3 हजार कमा रही थी, अभी उसका बहुत आराम से 10 to 12,000 पर मंथ कमाती हैं बहनें, अर्न कर रही हैं। और ऐसी हमारी 1100 बहनें अभी लखनऊ में हैं, हम लोग नए शहर में भी अभी जाने वाले हैं, क्योंकि बेइंतहा डिमांड है। जितने भी एलिट्स होते हैं उनको फिर पैसे का नहीं होता, उनको लगता है कि सेवा अच्छी मिले, और वो बैच लगा के जाती हैं, साड़ी पहनती हैं, उसमें पूरा एक यूनिफॉर्म होता है। और सेवा जो है हम लोग हैं, वो हम लोग गांधी फिलॉसफी पे पूरा फॉलो करते हैं। तो वो खादी और सच्चाई, अहिंसा, सर्वधर्म, तो वो सब जो चीजें होती हैं, वो बहनों को वो वैल्यूज डाली जाती हैं ट्रेनिंग में, तो बहुत ही अच्छी सर्विसेज देती हैं। इसी तरह से जो आपको पता ही होगा कि लखनऊ जो है वो खास तौर पे चिकन के लिए माना जाता है, चिकन की कढ़ाई है, जरदोजी, बल्कि कहना चाहिए पूरे यूपी में ही कितने क्राफ्ट हैं, जिस शहर में जाएं वहां पे कोई ना कोई बहनों के हाथ में हुनर है। तो हम लोगों ने यहाँ लखनऊ के आसपास की बहन जो 4-5 जिले हैं जहाँ चिकन की कढ़ाई का काम होता है, जरदोजी का काम होता है, उनके लिए एक क्राफ्ट डेवलपमेंट सेंटर एक यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है, जहाँ पे बहनें, एक यहाँ पे टूल्स लाइब्रेरी भी है, बहनें आती हैं, बहनें डिजाइन लाइब्रेरी है, बहनों को डिजाइन दिया जाता है, बहनें यहाँ पे उनको संपर्क कराया जाता है। सेवा बाजार के नाम से एक हमारा प्लेटफॉर्म है, तो सेवा बाजार में वो बहनें अपना माल बेच सकती हैं, और सेवा बाजार जो है वो 18 स्टेट में काम करता है, तो जिसका भी प्रोडक्ट है उसको लाके वो बेच सकती है। तो इस तरह से अब और बहुत सी हमारी ऐसी एक्टिविटी है, लेकिन हमारा जो भी प्रोग्राम है वो ये है कि बहनें अपने आप से उसको कर सकें,
जैसे कि डिजिटल लिटरेसी का हम उनके साथ में काफी एक्टिवली हम उनके साथ में प्रोग्राम कर रहे हैं। और उसमें उनको अभी जो स्टेट गवर्नमेंट से हुआ था पिछले साल ई सखी चुनने का, तो जो बहनों ने हमारे साथ, जो हमारी सेवा लीडर है, जो हमारी आगेबान बहनों उनको हम बोलते हैं, तो उनमें से 130 बहनें जो हैं अलग अलग शहरों की, वो ई सखी में आ गई हैं। ई सखी में आने से क्या हुआ है कि उनकी अच्छी खासी अब आमदनी भी बढ़ी है, पहचान बढ़ी है, और फिर ये है कि उनको वो अपने लोगों की सेवा कर सकती हैं, क्योंकि बाहर से कोई आके काम करेगा तो वो अपना दर्द उतना नहीं समझता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम में से कोई है अपने लिए कर रहा है, तो उनको पता होता है कि क्या नीड है, क्या इश्यू है, कोई चैलेंज आता है, उसको अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। इसी तरह से हमारा बेकरी का काम अभी हम लोगों ने शुरू किया है। बेकरी यूनिट हमारी लखनऊ में है। तो ये जो फार्मर बहनें हैं जिनके घर में दूध होता है, तो हमारे यहाँ बेकरी जो भी प्रोडक्ट होता है वो हमारी ये जो डेयरी वाली बहनें हैं वो सप्लाई करती हैं। हमारे यहाँ कोई भी प्रोडक्ट मैदे का नहीं बनता, हम आटे का बनाते हैं, और आटे का बना के उसकी चाहे बिस्किट्स हो या पिज्जा बेस हो, कोई भी चीज होती है आटे का बनता है, और हमारी बहनों के थ्रू ही उसको सेल किया जाता है। तो मैं माफी चाहूंगी, और अभी मुझे थोड़ा निकलना भी है, लेकिन मैं ब्रीफ में आपको थोड़ा बताया कि किस तरह से महिलाओं को अगर हमें एम्पावर करना है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। और आत्मविश्वास तब होगा जब उसके पास नॉलेज होगी, जब उसको समझ होगी, उसको अपने आसपास एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है और वो उसमें कितना फिट हो रही है। उसको पता होगा कि हाँ, हमको ट्रेनिंग मिली है, हम प्रशिक्षित हैं, तो उसको लगेगा कि नहीं, हम तो फिर आगे इसके आगे भी हम काम कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया फरीदा जी, आपने कीमती समय हमें दिया और हमें बताया कि लखनऊ महिला सेवा ट्रस्ट किन क्षेत्रों में काम करता है और कैसे महिला सशक्तिकरण के ऊपर अपनी छाप कोशिश कर रहा है। अब इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि हम थोड़े से क्वेश्चंस लेंगे अटेंडीज से। तो जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो डॉक्टर छंगानी के लिए है, जो कहता है, क्या आपको लगता है कि नक्सली महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण में पूरे देश में विस्तार होने की क्षमता है? और क्या आपको क्या लगता है कि कब तक भारत भर में हाशिए पर रहने वाली महिलाओं तक सरकार और संगठनों की सशक्तिकरण योजनाएं पहुंच सकती हैं? पहला मुद्दा सर आपका था कि नक्सलाइट महिलाओं तक कैसे पहुंचा जाए, तो ये समाज की मुख्य धारा में जोड़ना उनको आवश्यक है। और जब तक हम उनका कौशल उन्नयन कार्यक्रम नहीं करेंगे, उनको फाइनेंशियली गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम से जोड़ेंगे नहीं, तब तक उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जा सकता है। उनको पुलिस पकड़ ले और फिर उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए तो फिर से नक्सलाइट के रूप में कन्वर्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये आवश्यक है कि उनको एंटरप्रेन्योरियल हम ट्रेनिंग दे और गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम में, फाइनेंस स्कीम में उनको फंड देकर उनका यूनिट जब तक सक्सेसफुली रन नहीं होता तब तक उनको टेक्निकल गाइडेंस हम करते रहे। और दूसरा सवाल क्या था सर आपका? कि आपको क्या लगता है कि जो कई सारे संगठनों ने सशक्तिकरण के लिए अपनी योजनाएं निकाली हैं, वो हाशिए पर रहने वाली जो महिलाएं हैं उन तक पहुंचाने के लिए वो कितना समय लेगी और कैसे हम लोग पहुंचा सकते हैं? इसमें सर सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं बनी हुई है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी उसमें मिलता है और कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी प्रयास कर रही है। पर ताली दो हाथ से बजती है। सरकार का तो योजनाएं है ही, परंतु स्वयंसेवी जो संगठन है उनकी भी सहभागिता होनी चाहिए। और ये सब दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी स्कीम है, अभियान है, इनको समाज की हाशिए पे पहुंची हुई महिलाओं तक जानकारी उन तक पहुंचनी चाहिए, ये भी आवश्यक है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जिनकी मदद लेकर ये अभियानों और योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचनी आवश्यक है। डॉक्टर छंगानी, आपके लिए एक आखिरी सवाल है हमारे पास।
जो पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जो कार्यस्थल में महिलाओं की सुरक्षा और ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनको वेतन उतना मिले जितना वो डिजर्व करती हैं। क्या इस चीज के लिए एमगिरी कोई उन्होंने इनिशिएटिव लिया है अपनी तरफ से? हमारे यहाँ पर भी कई महिलाएं हैं, जैसे गार्डन में है, हाउस कीपिंग में है, तो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से उनको हमारे यहाँ पर रखा जाता है। और डॉक्टर गुप्ता साहब ने बहुत अच्छा पारदर्शी सिस्टम हमारे यहाँ पर डेवलप करके गए हैं कि कोई भी जो हमारे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है, अनस्किल्ड महिला है तो उसको कितना मिलना चाहिए, सेमी स्किल्ड है, स्किल्ड है, तो गवर्नमेंट ने सब तय किया हुआ है कि अलग अलग कैटेगरीज में जो महिलाएं काम कर रही है उनको कितना वेतन मिलना चाहिए। तो पूरा पारदर्शी सिस्टम हमारे यहाँ पर है और किसी भी प्रकार से कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जो गवर्नमेंट ने तय किए हुए है उसके अनुसार हमारे यहाँ पर वेतन दिया जाता है। और अभी गवर्नमेंट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, सभी तरफ वही रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। शुक्रिया डॉक्टर चंगानी जी। हमारा जो अगला सवाल है इट्स डायरेक्टेड टू डॉक्टर आर के गुप्ता। Miss Radhika is asking this question. Would the Girl Power Project provide enough recognition to the women entrepreneurs who will be undertaking the production work? And what has been the project's reach so far in recognizing women entrepreneurs in the state of Jharkhand? ये रिम्यूनरेशन की बात कर रही हैं असली जी? पूछा जा रहा है कि सर देर आस्किंग कि if the women are joining the project as women entrepreneurs, how much recognition is given to them? Like Miss Ankita Kashish also raised the question that if and Miss Farida also said this, that if somebody is starting an entrepreneurial initiative but they're not able to carry it forward and it is given over to somebody else, then the recognition that women entrepreneurs receive and the confidence that they gain from their the work that they have done gets negated. So what is Girl Power Project doing in this sphere by in making women confident about what they're doing? Yes, got your point. See, हमारा असल में ये है जो इससे जुड़ेंगे जब हम, झारखंड हमारा एरिया है, तो हमारा असल में ये 5 साल का प्रोजेक्ट है और हमारा ये मानना है कि जब इंटरप्रेन्योर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे वुमन इंटरप्रेन्योर, we will help that entrepreneur to establish their business. हमारे से ट्रेनिंग लेने के बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि उसका जो प्रोडक्ट है उसका भी मार्केटिंग के लिए कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उसको कैसे आगे चल सकता है। दूसरा है, जहाँ तक आपने रिकॉग्निशन की बात करी, बहुत हमारे इस प्रोग्राम में गर्ल पावर में बहुत सारे ऐसे मेगा इवेंट प्रस्तावित हैं, बहुत ऐसे इवेंट प्रस्तावित हैं। हम उन इंटरप्रेन्योर्स के जो उनके प्रोड्यूस हैं उनको ले जा करके, उनको स्वयं ले जा करके, डिपेंडिंग अपॉन दी अपॉर्चुनिटी, ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे कि उनको अपनी चीज़ों को दिखा सकें। देन इन दिस प्रोजेक्ट आल्सो बाद में ऐसे होने वाला है कि जो बहुत अच्छा इंटरप्रेन्योर में काम करेंगी, बिजनेस डेवलपमेंट में वुमन इंटरप्रेन्योर, उनको हम लोग अवार्ड भी देने का ऐसा कुछ व्यवस्था है। सो इन दैट वे व्हाट आई होप दैट कि जिन इंटरप्रेन्योर से हम लोग जुड़ेंगे, वुमेन इंटरप्रेन्योर से, मुझे लगता है कि उनके साथ हम इस प्रोजेक्ट के बंद होने के बाद भी बने रहें टू सॉल्व देयर टेक्नोलॉजिकल इशू, मार्केटिंग इशू, और कैसे वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता जी। एक आखिरी सवाल आपके लिए हमारे अटेंडीज की तरफ से ये आया है कि is there any counseling service that is provided by Girl Power Project in order to encourage more women? Like if you are identifying women who can act as women entrepreneurs and they can include themselves by starting their own businesses or their own ventures, there might be some women who might want to do that but they might not be confident that they will be able to succeed or not. So is there any counseling sessions or some motivation in some motivating campaigns that Girl Power Project is undertaking in the state? Yes, इसका पूरा आई थिंक व्यवस्था है असली जी कि जो हमारे इंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी एक हम स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग करेंगे, काउंसलिंग इस मामले, जैसे मान लीजिए कोई लैब प्रोडक्शन पे काम करना चाहती है कोई भी इंटरप्रेन्योर, तो देयर आर गुड इंस्टीट्यूशन इन रांची आल्सो नियर बाई प्लेसेस, हम उनको वहाँ पे दिखाएंगे
कि see this is the success story of this, जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी. So that way we can उनके ऊपर हम इतना कोशिश करेंगे कि उनको एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि इस बिजनेस के करने के बाद, बिकॉज आपने बिल्कुल सही पूछा कि देयर में भी हेजिटेशन कि भाई हम इसमें सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे. तो आई थिंक वी हैव टेकन केयर ऑफ दैट, और तरह तरह के माध्यम से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ग्रुप है वो भी उनकी काउंसलिंग करेगा, हमारे टीम करेगा, और फाइनली हम उनको जहाँ पे वो चल रहा है बिजनेस सक्सेसफुल चल रहा है, प्रॉफिटेबल चल रहा है, देयर वी विल टेक दोज लेडीज एंड दोज एंटरप्रेन्योर. भाई देखिए यहाँ पर अगर आप ऐसा करेंगे सक्सेस सडनली यू विल गेट सक्सेस इन दिस बिजनेस. तो हम करेंगे, वी विल डू दैट. Thank you, Dr. Gupta. It's really nice to hear all the initiatives that are being taken by Girl Power Project. To conclude the webinar, I would like to go last but not the least to Ms. Ankita Kashish to ask her about her concluding remarks, ask her to give her concluding remarks based on the discussions that we've had in the webinar today. Over to you, ma'am. Thank you, Ashley. And it's been a really wonderful discussion today. And I personally have learned a lot from my co-panelists here. And thanks to each one of you for presenting your views here. And I would thank European Union and AILSG for giving this opportunity and organizing this particular webinar. And I feel that as one of the panelists shared, engaging women in this entrepreneurship and in economic area is actually solution to many of the social problems as well. So it's been wonderful discussion, and thanks again. Thank you, Ms. Kashish. I would like to take this opportunity to thank all the panelists, Dr. R.K. Gupta, Dr. Changani, Ms. Kashish, and Ms. Farida Jalis, for joining today's webinar and sharing their experience, their knowledge, their insights on the topic, and telling us how various projects across the country are working on the ground, are actually making change in empowering women, in building their skills, and in making them confident enough to join as an entrepreneur and contribute to both their own development and the development of the country. Thank you, everybody. Thanks to all the attendees for joining us. We hope to see you all the next time we're organizing the webinar. Yes, Asleji, I think from this Girl Power team, I thank all the panelists who has taken effort to be in this seminar, and also the update team, Asleji, Pooja, and other people who have helped that this seminar. I hope this is a successful seminar. So I thank all the participants, Changani Sahab, Madam Kashish, or Madam Farida Jalal, all people, they have agreed in very short notice, and I am thankful to all. Thank you very much. Thank you, everybody.